बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, जॉल इज द यूनिट ऑफ वर्क विच इज इक्वल टू। जॉल वर्क का यूनिट है और ये किसके इक्वल होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाट सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो जॉल है जो कि वर्क का यूनिट है वो इक्वल होता है वाट सेकेंड के। वो कैसे इक्वल होता है कि वाट इक्वल होता है जॉल पर सेकेंड के। वाट जॉल पर सेकेंड के इक्वल होता है, तो यहाँ से सेकेंड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है जॉल इक्वल टू वाट सेकेंड। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यूज है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज जीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन जीरो होता है अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना हो। तो इसको हम फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा है। तो इसमें अगर हम थीटा की जगह पर 90 पुट करें तो हमारे पास वर्क डन जीरो आता है। और उसमें यही कहा गया था कि वर्क डन जीरो कब होगा, जब एंगल कितना हो। तो एंगल थीटा हमने 90 पुट किया तो तब ये वर्क डन जीरो आया है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, A car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these have greater speed? कार है, एलिफेंट है और क्रिकेट बॉल है। उनमें से उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनमें से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पे गौर करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम v स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहें तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है और m डिवाइड हो जाता है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 2ke/m। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो v इक्वल आ जाता है √2ke/m के, यानी कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है √m के। तो इसको अगर हम इक्वेशन को देखें तो जो वेलोसिटी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब है कि मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को देखें, एलिफेंट, कार और क्रिकेट बॉल, तो इनमें से क्रिकेट बॉल का जो मास है वो सबसे कम है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, ए बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज लिफ्टेड टू हाइट 10 मीटर इन 2 सेकेंड। एक बॉडी है जिसका वेट 100 न्यूटन है और उसको 10 मीटर की हाइट तक लिफ्ट किया गया है 2 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास वेट गिवन है, हाइट गिवन है और टाइम गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। mg ये w की इक्वल होता है, यानी कि w इंटू h। तो हमारे पास वेट है 100 और h की वैल्यू है 10, तो ये मल्टीप्लाई होके 1000 जॉल आ जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 5, एक थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन इज सेड टू बी। अगर थीटा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री हो तो वर्क डन को हम क्या कहेंगे। तो हमें मालूम है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है। अब 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा तो डेफिनेटली फोर्स के अपोजिट साइड पे चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो उस सेंस में वर्क डन नेगेटिव आता है। जब लेस देन 90 होगा तो इस सेंस में पॉजिटिव रहेगा हमेशा हमारे पास वर्क डन। एमसीक्यूज नंबर 6, पावर इज अ डैश स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि पावर जो है उसका जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, The SI यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास वाट होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, ए 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक 4 kg बॉडी है और उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है ग्राउंड से। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की। इफ फ्रिक्शन F इज नेग्लेक्टेड, अगर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर दी जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो किसकी इक्वल होगी। तो हमें मास गिवन है बॉडी का 4 kg और वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ पे क्वेश्चन ये किया गया है कि बॉडी को इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया गया, वो हाइट पे पहुंचती है और फिर वापस आती है, तो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो डेफिनेटली जब हमने ऊपर थ्रो किया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो थी ऊपर जाते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हुई, मैक्सिमम हाइट पे जाकर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और फिर जब वो वापस आती है तो जिस जिस पॉइंट पे जाते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वापस आते हुए उस पॉइंट पर उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो इनिशियली थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास 50 जाउल आ जाता है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। MCQs नंबर 9। A ball is thrown upward with an initial velocity। एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब जाहिर सी बात है, आप ये बात जानते हैं कि जो हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मैक्सिमम हो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो जब बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। जब वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। नेक्स्ट MCQ नंबर 10। A ball is thrown upward with an initial velocity, its total energy। बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम ये जानते हैं कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। यानी कि जिस तरह अगर हम सिर्फ दो एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 11 है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ। ये आपने बुक में पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 12। A weightlifter of power 1960 watt lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds। एक वेट लिफ्टर है जिसकी पावर हमें गिवन है और एक मैस है m, उसको वो ग्राउंड से उठाता है, कितनी हाइट तक ले जाता है, 2 मीटर की हाइट तक 3 सेकंड्स में। तो हमने वो मैस कैलकुलेट करना है कि वो मैस कितना था। तो हमारे पास पावर गिवन है 1960, मैस हमने कैलकुलेट करना है, हाइट गिवन है 2 मीटर की और टाइम गिवन है 3 सेकंड का। तो हम ये जानते हैं कि पावर इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के, और वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, mgh के, mgh ओवर t। अब mgh में हमने m कैलकुलेट करना है, t उधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और gh डिवाइड हो जाएगा, यानी कि pt ओवर gh इक्वल टू m आ जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल आ जाता है pt ओवर gh के। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की p की वैल्यू पावर जो है 1960 गिवन है, t हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू हमारे पास है 9.8 और h की वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो ये डिवाइड होके हमारे पास m इक्वल आ जाता है 300 kg के। सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 13। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर 1 kg mass has energy। आइंस्टाइन इक्वेशन जो है E इक्वल टू mc स्क्वायर, इसके मुताबिक 1 kg mass की एनर्जी कितनी होगी। वैसे तो आप डायरेक्ट अगर आपको समझ आ जाती है तो ये 9 × 10⁻16 के इक्वल है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। E इक्वल टू mc स्क्वायर के फार्मूले में मैस हमें गिवन है 1 kg का, इंटू C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर है ऊपर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁸ का स्क्वायर यानी कि 8 × 2 16। तो ये 9 × 10⁻16 आ जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जब मैथ्स 1 गिवन है तो डेफिनेटली सी की जो वैल्यू है उसको डबल कर देना है आपने। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह कैलकुलेशन करें। टाइम बचाने के लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 3 × 10⁸ यानी कि 3 का पावर
3 की पावर 2 हो तो वो 9 होता है, और 10 की पावर 8 की पावर 2 हो तो वो 10 पावर 16 आ जाएगा। तो ये 9 इंटू 10 पावर 16 आ जाता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 14, विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है जो रिन्यू होती रहती है। नॉन रिन्यूएबल वो होती हैं जो एक बार यूज़ कर ली और फिर ख़त्म हो गई। तो कोल जो है या नेचुरल गैस है या यूरेनियम है, ये हमारे पास अगर मौजूद हो, हम इसको इस्तेमाल करें तो जितनी मिकदार में मौजूद है फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, नई हमें ख़रीदनी पड़ती है। जबकि सनलाइट जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो हमारे पास मौजूद है, वो ख़त्म नहीं होती। तो सनलाइट जो है वो इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 15, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू डैश वाट। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।